नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकी हुए ढेर। देर रात किया गया ऑपरेशन। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे एलएसी पर चीन के खिलाफ दिखाई गई थी मजबूत लीडरशिप। अब 2 कमांडरों को राष्ट्रपति से मिला सर्वोच्च मेडल। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे विदेशी फंडिंग को लेकर एनजीओ पर सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली समेत 40 जगहों पर हुई ताबड़तोड़ छापेमारी। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू। देखते ही गोली मारने के आदेश। बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रदर्शनकारियों को सड़क पर देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। ये श्रीलंका में हालात बदतर हो रहे हैं। इस बीच अगली अपडेट बताएंगे जहां पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाया। ट्रेड रिश्ते सुधारे भारत हम चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा हम भारत से चाहते हैं व्यापारिक रिश्ते। मिनिस्टर ट्रेड करेगा नियुक्त। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो पाकिस्तान भारत से अब व्यापार के लिए गिड़गिड़ाया। वहीं अगली अपडेट बताएंगे जहां 24 साल पहले भारत ने दुनिया को चौंकाया था। पोखरण में किए गए थे परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच कश्मीर को नर्क बनाने वालों की खुली पोल। उसने स्वयं स्वीकार किया। यासीन मलिक ने स्वयं गुनाह कबूला। उम्र कैद तक मिलने वाली है सजा। तो एक एक करके आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान बैठे रिंडा के इशारे पर पंजाब में आतंक का नया गठजोड़ बन रहा था। तो सब कुछ खबरें के दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकवादी हुए ढेर। जी हां, दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने दूर इलाके के क्रीर में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है कि मुठभेड़ 2 पहलुओं में महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ कि आतंकवादियों को यही समूह जो पिछले महीने 16 तारीख को वदनान मुठभेड़ के दौरान भाग गया था। मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मुठभेड़ में पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि आतंकी लगातार सुरक्षा बल जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकियों पर सुरक्षा बल टूट पड़े हैं। आपको बता दें काल बनकर इन आतंकियों का अब जीना दूभर हो गया है। ये वेंटिलेटर पर हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकी जो है अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट एलएसी पे चीन के खिलाफ दिखाई थी मजबूत लीडरशिप। अब 2 कमांडरों को राष्ट्रपति से मिला मेडल। दरअसल आपको बता दें पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पे चीन के खिलाफ मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 बड़े मिलिट्री कमांडरों को सम्मानित कर दिया है। मंगलवार शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा अलंकरण समारोह में एक कमांडर को उत्तर युद्ध सेवा मेडल और दूसरे कमांडर को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। रक्षा अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन को उत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल जोशी भारतीय सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के कमांडर के पद से रिटायर हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में चाइना से हुए तनाव और गालवान घाटी की हिंसा के दौरान जोशी ही उत्तरी कमान की बागडोर संभाले हुए थे। उत्तरी कमान की जिम्मेदारी पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी और पाकिस्तान से सटी एलओसी पर सियाचिन है। सियाचिन की है। तो दोस्तों आपको बता दें चाइना से लगातार टकराहट में पीजे के मेनन हो या लेफ्टिनेंट जोशी हो, लगातार उन्होंने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला था। एक और अपडेट विदेशी फंडिंग को लेकर एनजीओ पर सीबीआई का शिकंजा। दिल्ली समेत 40 जगहों पर छापेमारी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को सरकारी अधिकारियों पर गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच रिश्वत के बदले विदेशी फंडिंग के मामलों में बड़े छापेमारी अभियान चलाया गया है। दिल्ली, चेन्नई, मैसूर, कोयम्बटूर और राजस्थान सहित कई स्थानों पर 40 स्थानों पर तलाशी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने दिल्ली, चेन्नई, मैसूर, कोयम्बटूर और राजस्थान सहित कई स्थानों पर 40 स्थानों पर छापेमारी कर रही है ताकि गैर सरकारी संगठन, एनजीओज और बिचौलियों को पकड़ा जा सके। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक गुप्त सूचना पर की जा रही है जो गैर सरकारी संगठनों को विदेशी फंडिंग कर रहे हैं। आरोप है कि एससीआरएफ डिवीजन में कुल सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर लाइसेंस की अवैध मंजूरी दे रहे थे जो उन्हें रिश्वत के बदले विदेशी फंडिंग मुहैया कराते हैं। और इस सिलसिले में सीबीआई की टीम ने आधा दर्जन सरकारी अधिकारियों समेत कई लोगों से पूछताछ की है। एक और अपडेट लेते हैं। श्रीलंका में हालात बेहद बेकाबू। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के दिए गए आदेश। दरअसल श्रीलंका में मंगलवार को हिंसा को रोकने के लिए शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को शाम
को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या लोगों की जान को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हिंसा देखने को मिल रही है। कई जगहों पर आगजनी की गई है। लूटफोड़ और तोड़फाड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला हिंसा को रोकने के लिए उठाया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता नलिन हेरात ने कहा है कि सुरक्षा बलों को आदेश दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या किसी की जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को देखते ही गोली मार दे जाने के आदेश दिए गए हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भीड़ ने सत्ताधारी नेताओं के घरों को निशाना बनाया। इसके तुरंत बाद ही आपातकाल शक्तियों को देश की सेना और पुलिस के हाथों में सौंप दिया गया और वे बिना किसी वारंट के लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। सेना की नई शक्तियों का मतलब यह है कि वो लोगों को पुलिस को सौंपने से पहले 24 घंटे तक हिरासत में रख सकते हैं, जबकि निजी वाहनों सहित निजी संपत्तियों की तलाशी की जा सकती है। देश में ईंधन, भोजन और दवा की कमी की वजह से 1 महीने से अधिक समय से लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास भीड़ ने श्रीलंका के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की है और उनके वाहन में आग लगा दी है। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को राजपक्षे परिवार के वफादारों को देश से भागने से रोकने के लिए कोलंबो में बंदर नाइक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को एक चौकी स्थापित की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। भारत के साथ ट्रेड रिश्ते सुधारने की कोशिश में पाकिस्तान सरकार मिनिस्ट्री ट्रेड करेगा नियुक्त। दरअसल पाकिस्तान लगातार भारत से सही रिश्ते बनाने की दरकार कर रहा है, यानी पाकिस्तान जो अब भारत से व्यापारिक रिश्ते सुधारने की अपील कर रहा है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भारत के साथ ट्रेड रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। पाकिस्तान कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान एक बार फिर नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड पद पर नियुक्ति करेगा। साथ ही शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान के नए ट्रेड मिनिस्टर का नाम तय कर लिया है। गौरतलब है कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के पहले मिनिस्टर ट्रेड का पद पाकिस्तान उच्चायोग में सक्रिय था और बस इसी पद पर PMLN सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पति इरफान तारण तैनात थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत से लगातार ये मांग कर रहा है कि भारत पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते बहाल करे। दरअसल व्यापारिक रिश्ते न होने की वजह से पाकिस्तान को बड़ी चपत लग रही है। जी हाँ, ये रियलिटी है कि पाकिस्तान को बड़ी चपत लग रही है और यही कारण है कि अब व्यापारिक रिश्ते की मांग जो है वो पाकिस्तान करने लगा है। एक और अपडेट, ऑपरेशन शक्ति 24 साल पहले भारत ने आज के ही दिन दुनिया को था चौंकाया। पोखरण में किए थे 5 परमाणु परीक्षण। दरअसल दोस्तों आज से 24 साल पहले तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने राजस्थान के पोखरण में लगातार परमाणु धमाके कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऑपरेशन शक्ति के तहत किए गए इन परीक्षणों के जरिए भारत ने अटल इरादों का परिचय देकर सशक्त भारत को और बुलंदी दे दी थी। 11 मई व 13 मई 1998 को राजग नीति अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेलो ताई गांव पहुंचकर परीक्षण किए थे। दरअसल अटल सरकार ने पोखरण 2 परीक्षण की समूची व्यूह रचना इतनी गुप्त रखी थी कि अमेरिका व उनके उपग्रह तक गच्चा खा गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। भारत इतना बड़ा कदम उठा रहा है। हालांकि विरोध स्वरूप अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर सख्त पाबंदियां लगाई थी। सिर्फ इजराइल ने भारत का साथ दिया था। सफल परमाणु परीक्षण के साथ तत्कालीन PM अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आज भारत ने पोखरण में भूमिगत परीक्षण किया और इसी को लेकर आज पूरे देश भर में इसे याद किया जा रहा है। PM मोदी ने भी बधाई दी है 11 मई को और अटल सरकार ने 5 परमाणु टेस्ट कराए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। कश्मीर को नर्क की आग में झोंकने वाले यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल लिया है। उम्र कैद तक की मिलेगी सजा। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी वारदातों के लिए UAPA के आरोपी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ मोहम्मद यासीन मलिक ने NIA कोर्ट के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मलिक पर UAPA की विभिन्न धाराओं, राजद्रोह और आपराधिक सहित साजिश के आरोप लगाए गए हैं। यासीन मलिक ने कहा है कि वो इन धाराओं के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यासीन मलिक मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और ऐसी सूरत में अदालत सीधे उसकी सजा पर जिरह करेगी। स्पेशल जज प्रवीण कुमार सिंह 19 मई को यासीन मलिक ने दी जाने वाली सजा पर जिरह सुनेंगे। जो आरोप यासीन मलिक पर लगे हैं उनमें उम्र कैद तक की भी सजे हैं। पाकिस्तान आकाओं के इशारे पर कर रहे थे काम। इससे पहले 16 मार्च को कोर्ट में यासीन मलिक लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद
हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह, मसरत आलम, बाकी लोगों पर आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट का मानना था कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर वो उन्हें मिले फंड के जरिए कश्मीर को भारत से अलग करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का हमने आपको नाम बताया वो सब आज जेल में ठूस दिए गए हैं। मोदी सरकार जो है वो जब आर्टिकल 370 हटाने से पहले इन सब का इलाज कर चुकी है, यानी जो अलगाववाद के जनक माने जाते थे इन सब का दिन अंतिम दिन गिन रहे हैं। एक और अपडेट, पाकिस्तान में बैठे रिंडा के इशारे पर पंजाब में आतंक का नया गठजोड़, आईएसआई की गोद में बैठकर रची साजिश। आखिर कौन है ये खालिस्तानी आतंकी? पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका, क्या एक आतंकी साजिश है? क्या इस वारदात के पीछे मकसद सुरक्षा एजेंसियों को एहसास दिलाने का है? क्या इस वारदात के पीछे खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े आतंकी है? जाहिर है इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन शुरुआती जांच कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। और इस घटना में एक बार फिर से एक नाम सामने आ रहा है, वो हाल ही के दिनों में भारत में आतंकी गतिविधियों को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बात हो रही है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा की। खालिस्तानी आतंकी की उम्र 36 साल बताई जा रही है और वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में छिपा हुआ है। मोहाली हमले के बाद से रिंडा की तलाश हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियां कर रही हैं। ये वो आतंकी है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गोद में बैठकर पिछले काफ़ी महीनों से हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। रिंडा जब हिंदुस्तान में था तो +A+ की कैटेगरी का गैंगस्टर था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की दौलत में $55 अरब से ज़्यादा की गिरावट। एलन मस्क के लेकर गौतम अडानी की नेटवर्थ भी घटी। दरअसल दुनिया भर के शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट देखी जा रही है और इसका असर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत पर भी पड़ रही है। इससे दुनिया के सबसे अमीर लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। शेयर बाजार में बिकवाली से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ में $55 अरब से ज़्यादा की गिरावट आई है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क और भारत के गौतम अडानी की दौलत में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज तक की रिपोर्ट में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट का हवाला देकर कहा गया है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ में पिछले 24 घंटे के दौरान $55 अरब से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। राजद्रोह की धारा 124A पर रोक, कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जेल में बंद लोग मांग सकेंगे जमानत। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राजद्रोह कानून की धारा 124A पर रोक लगा दी थी। शीर्ष कोर्ट ने इसके तहत दायर सभी लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार का निर्देश दिया है। साफ कहा है कि इस धारा के तहत अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। इसके तहत जेल में बंद लोग कोर्ट में जमानत मांग सकेंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र व राज्य को बंदावी की धारा 124A के पुनरीक्षण की इजाजत देते हुए कहा है कि जब ये काम पूरा ना हो कोई नया केस इस धारा में न दर्ज किया जाए। तो ये एक तरीके से दोस्तों देश भर में राजद्रोह की धारा जो है वो खत्म करने की तैयारी हो रही है, यानी राजद्रोह के तहत दर्ज मुकदमे जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं पुतिन। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया। अमेरिका ने दावा किया कि पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश जारी कर सकते हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एल्विरीम हैंस ने कहा है कि पुतिन के टारगेट और उनकी मंशा रूसी सैनिकों की क्षमताओं से बहुत अधिक है। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ महीनों में दुनिया वो देख सकती है जो किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। मौजूदा हालात ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन और ज़्यादा कठोर कदम रखेंगे, जिसमें रूस में मार्शल लॉ को लागू करना भी शामिल है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, इंटरनेट सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। प्रशासन ने युवक की हत्या के बाद तनावपूर्ण स्थिति के चलते लगाई रोक। भीलवाड़ा में फिर से हिंदू व्यक्ति छात्र की हुई हत्या। जी दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। मंगलवार देर रात एक युवक की हत्या के बाद जिले में तनाव की स्थिति बन गई है। जिला कलेक्ट्रेट आशीष मोदी ने बताया है कि सुरक्षा के लिहाज से गुरुवार 12 मई की सुबह 6 बजे तक भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। शहर के 5 थाने क्षेत्रों में STF और RAC के जवान तैनात किए गए हैं। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित न्यू
हाउसिंग बोर्ड में मंगलवार देर रात कुछ लोगों ने एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। वारदात का पता चलने पर देर रात महात्मा गांधी हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। घटना को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भोपालपुरा रोड निवासी ओम प्रकाश तपड़िया के 20 साल के बेटे आदर्श तपड़िया के बुधवार रात करीब 10:30 बजे कुछ युवकों ने न्यू हाउसिंग बोर्ड में ब्राह्मणी स्वीट की दुकान में आए और चाकू से गोद करके हत्या कर दी। तो उसके बाद बीजेपी समेत विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने इस पे जोरदार हंगामा किया और पूरे भिलवाड़ा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक शिकंजा होगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी अगली निकल के आ रही भारत खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश। ड्रग्स हथियार भेजने के लिए ISI ने बनाए ड्रोन सेंटर्स। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान अब भारत में हथियारों और ड्रग्स की आवाजाही तेज करता नजर आ रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारत में नशे और हथियार को तस्करी बढ़ाने के लिए ड्रोन सेंटर तैयार कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सीमा सुरक्षा बल BSF ने कथित तौर पर बीते 3 सालों में पंजाब सीमा पर 1150 किलो ड्रग्स जब्त की है। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए ड्रोन सेंटर्स तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलकर अब तक 6 केंद्र भी तैयार कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB की दूसरी तरीके से ISI के ड्रोन केंद्रों पर तस्करों और आतंकियों की मदद का काम शुरू किया गया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की मांग का श्रीलंका में भारतीय सेना भेजे भारत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि इंडियन आर्मी को तत्काल संविधान की बहाली के लिए श्रीलंका जाना चाहिए। उसके साथ उन्होंने कहा है कि जो भारतीय एंटी फॉरेन फोर्सेस और जो चीज़ें हैं उसका फ़ायदा लिया जा सके। यानी वर्तमान समय में कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की श्रीलंका के साथ जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर वो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बातें कही हैं कि तत्काल सेना भेजकर वहाँ चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। एक और अपडेट लेते हैं। ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी। एलन मस्क ने किया ऐलान, कहा अकाउंट पर लगे बैन तत्काल हटाऊंगा। जी हाँ, टेस्ला के CEO एलन मस्क मंगलवार को कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे ट्विटर बैन को हटा देंगे। मस्क ने फाइनेंशियल टाइम्स फ्यूचर ऑफ द कार फॉर्मेंस को ये बातें कही हैं। एलन मस्क ने हाल ही में $44 अरब में ट्विटर को खरीद लिया था। हालांकि ट्विटर की तरफ से अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं आई है और ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगा दिया था। पूर्व राष्ट्रपति के अकाउंट पर बैन उस वक्त लगाया गया था जब उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में थे। ट्विटर ने अपनी नीतियों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए ट्रंप के अकाउंट पर बैन लगाया हुआ था। कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए एलन मस्क ने ये बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत में सरकार चिंतित। सीतारमण ने कहा दाम घटाने के लिए बना रहे हैं रणनीति। खाद्य तेलों के दाम में उबाल से लेकर सरकार पूरी तरीके से चिंतित दिखाई दे रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के बाद खाद्य तेल का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। सीतारमण के मुताबिक दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण भारत को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। सीतारमण ने कहा है कि सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। तेल आयात करने में कई समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम आने वाले समय में तेल आयात को पूरी तरीके से सुगम और सही बनाएंगे और जो महंगाई है, जो महंगी चीज़ें हुई हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के मुताबिक यूक्रेन रूस संघर्ष के कारण उद्योगपतियों के लिए अभी भी निर्यात के लिए उनके बाजारों में अवसर पैदा होंगे। तो ये बड़ी खबर फिलहाल।